अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान और आज हम शुरू करने जा रहे हैं वर्डप्रेस थीम डेवलपमेंट की सीरीज़। इस सीरीज़ में हम थीम डेवलपमेंट बेसिक्स टू एडवांस सीखेंगे और हम कैसे प्रीमियम थीम्स को कस्टमाइज कर सकते हैं। ये सीरीज़ बिल्कुल स्क्रैच से है। इसके लिए आपको बेसिक HTML, CSS, jQuery, PHP का एटलीस्ट नॉलेज होना ज़रूरी है। इन केस अगर आप पहले से इन लैंग्वेज के बारे में बिल्कुल नहीं जानते तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। मैं आपको बिल्कुल एक बेसिक लेवल से हर चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा। तो चलें हम फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने लोकल मशीन पे इन्वायरमेंट सेट करना है डेवलपमेंट के लिए। तो सबसे पहले उसके लिए हमें चाहिए एक सॉफ्टवेयर, एक टूल जो हम डाउनलोड करेंगे जिसका नेम है जैम्प। आपने गूगल में जाना है, अपने ब्राउज़र में जाके टाइप करना है जैम्प डाउनलोड। तो आपने ये फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना है। आपने अपने अगर आप विंडो यूज़ कर रहे हैं या आप लिनक्स पे हैं तो आपने अपने वर्जन के रिस्पेक्ट से डाउनलोड कर लेना है। अपना जो भी आप OS यूज़ कर रहे हैं उसके रिस्पेक्ट से आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। अगर आप विंडो 32 बिट यूज़ कर रहे हैं तो आपने मोर डाउनलोड्स में जाके अपनी विंडो के रिस्पेक्ट से वो फाइल ही डाउनलोड करनी है जो 32 बिट की हो। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, ये फाइल डाउनलोड करके आपने सेव कर लेनी है। ये मैंने पहले से डाउनलोड करके रखी हुई है तो हम इसी से इसको इंस्टॉल करते हैं। ये मैंने टाइम बचाने के लिए आपके लिए कि मैंने पहले से डाउनलोड कर लिया था, आप अपनी विंडो के रिस्पेक्ट से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसको ओके कर देना है। नेक्स्ट ये आपने डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स रखनी है। इनकेस अगर आप इसकी इंस्टॉलेशन लोकेशन चेंज करना चाहते हैं, कहीं और इंस्टॉल करना है, सी में नहीं आप करना चाह रहे तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कोई भी फोल्डर। उसके बाद नेक्स्ट कर देना है, इसको अनचेक कर दीजिएगा, नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट ओके, ये अब इंस्टॉल हो रहा है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, मैं इसको पास कर रहा हूँ। जब ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी हम फिर दोबारा से स्टार्ट करते हैं। चलें, ये कंप्लीट हो गया है ऑलमोस्ट और हम इसको अब सबसे पहले हम जैम्प को स्टडी करेंगे। जैम्प एक्चुअली एक बंडल टूल है जिसमें आपको PHP, अपाची और MySQL ये एक बंडल में मिल जाते हैं, तो हमें अलग से इंस्टॉल नहीं करने पड़ते। तो चलिए, ये कंप्लीट हो चुका है, हम इसको स्टार्ट करते हैं। आपने चेक ही रखना है, फिनिश। ओके, तो हम इसको स्टार्ट करके देखते हैं। एक्चुअली ये मैंने स्टार्ट आपके सामने भी करना था, इसके लिए कुछ एरर्स आते हैं, हम उसको रिजॉल्व करना भी सीखेंगे। लेट्स सी, अगर ये स्मूथली रन होता है तो हम फिर डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं। उसमें हम इसको थोड़ा सा टूल को समझ लेते हैं पहले। ओके, ये अपाची और MySQL आपने रन करने हैं यहाँ से, तो इसके बाद आपने इसको क्लोज कर देना है। अब आपने अपने ब्राउज़र में जाना है और टाइप करना है लोकल होस्ट। तो आपके पास ये एक पेज ओपन हो जाएगा। ये जैम्प का एक पेज है, आपने PHP My Admin पे क्लिक करना है। ओके, ये हमारे पास एक पेज ओपन हो गया। यहाँ पर हम ये PHP My Admin, यहाँ पर हमारे सारे डेटाबेस होते हैं। जो भी आप वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो उनको जो हम डेटाबेस कनेक्ट करते हैं तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। हमारे वर्डप्रेस को भी रन करने के लिए एक डेटाबेस की ज़रूरत है, तो हम पहले से अभी से यहाँ से एक डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस आपका जितना भी आप डाटा अपनी वेबसाइट पे पोस्ट करते हैं वो सारा इसमें आके सेव होता है। इसमें टेबल्स होते हैं जो आपस में, वो रिलेशनल डेटाबेस है। MySQL एक रिलेशनल डेटाबेस है, इसमें आपस में इनका कनेक्शन होता है। तो हम अभी सिर्फ यहाँ पे एक डेटाबेस का नेम हमें सिर्फ देना है और हम इसको क्रिएट करना सीखते हैं। तो मैं इसको नेम दे रहा हूँ WP, जो हमारे वर्डप्रेस ने यूज़ करना है। इसको आप कोई भी नेम दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपने WP देना है। मैं इसको WP दे रहा हूँ और आपने क्रिएट कर देना है। ओके, ये हमारा बिल्कुल एम्प्टी है, इसमें हम अभी कुछ क्रिएट नहीं करेंगे। इसके बाद आपने इस टूल को थोड़ा सा समझना है कि कैसे इसको यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हम जाते हैं, हमने जिस लोकेशन पे से इंस्टॉल किया था हम उसमें जाएंगे। हमने C में से इंस्टॉल किया था, अपने C में जाएंगे और इस जैम्प के नेम से एक फोल्डर आपने फाइंड करना है, HT docs।
ये वो फोल्डर है जिसमें आपके सारे प्रोजेक्ट्स रन होते हैं। आपका जो अपाची सर्वर जो भी हमने ये इंस्टॉल किया है वो आपके सारे PHP के प्रोजेक्ट्स इस फोल्डर से रन करता है। तो हम एक टेस्ट प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं कि आपको एक्चुअली थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि ये कैसे चलता है। तो यहाँ पर हम एक डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं, एक फोल्डर क्रिएट करते हैं, हम उसको नेम देते हैं टेस्ट, और इस टेस्ट को हम अपने किसी भी जो आप कोड एडिटर यूज़ करना चाह रहे हैं, मैं एक्चुअली यूज़ करता हूँ VS कोड, तो मैं VS कोड के थ्रू इसको ओपन कर लूँगा। तो आपने फोल्डर में चला जाना है। मैं नॉर्मली मैंने गिट इंस्टॉल किया हुआ है तो मैं अब VS कोड को इससे रन कर सकता हूँ। तो मैं जस्ट टाइप करता हूँ कोड, तो ये मेरा एक्चुअली फोल्डर ये खुद ही VS कोड में ओपन कर देता है। इसको क्लोज कर देते हैं। हम इसको अब देखते हैं। ये एक एम्प्टी फोल्डर था, आपने इसमें एक फाइल क्रिएट कर लेनी है index.php। ओके, इसमें हमने थोड़े से टेस्ट करने के लिए मार्कअप देख लेते हैं और इसको हम कह देते हैं टेस्ट। अब आपने अपने ब्राउज़र में जाना है, जो हम यूज़ कर रहे थे उसमें आपने जाके टाइप करना है localhost/test। जो आपने फोल्डर का नेम, जो भी आपका प्रोजेक्ट होगा आपका उसका एक फोल्डर का नेम होगा, आपने वो localhost/ के नेम से आपने उसको एंटर करना है। तो ये देखिए हमारा प्रोजेक्ट रन हो रहा है। आपने टेस्ट के रिस्पेक्ट से किया था, तो आप इसको कंफर्म करने के लिए एक्चुअली देख सकते हैं कि आपका ये इधर से आ रहा है test1। तो आप दोबारा जाएंगे, आप अपने उसमें तो रिफ्रेश करें test1। ओके, हमने सर्वर को देख लिया है कि हमने प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना है, हमने डेटाबेस कहाँ क्रिएट करना है हमने वो भी देख लिया है। तो डेटाबेस के लिए आपको क्या करना है, सिंपल लोकल होस्ट टाइप करना है, कुछ भी नहीं, सिर्फ लोकल होस्ट टाइप करेंगे तो आपके पास ये एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसमें PHP माई एडमिन में जाके आपने कोई भी डेटाबेस क्रिएट कर लेना है यहाँ से। और अगर आपने एक प्रोजेक्ट को रन करना है तो आपने htdocs में जाना है। htdocs आपका एक फोल्डर है जहाँ से आपकी सारी एप्स रन होती हैं। इसमें आपने अपना वो फोल्डर क्रिएट कर लेना है और उस फोल्डर का नेम को आपने स्लैश में देना है। इसमें थोड़ी सी हम और चीज़ें भी देख लेते हैं कि आप में और क्या होता है। आपने अगर अपने सर्वर का वर्जन, PHP का वर्जन ये देखनी है तो आपने सिंपल इस पर क्लिक करें, PHP माई इन्फो। ये आपकी सिस्टम की सारी डिटेल आ जाती है कि आप कौन सी विंडो यूज़ कर रहे हैं, PHP का वर्जन कौन सा है, आपका आर्किटेक्चर कौन सा है। तो ये आपको सारी डिटेल्स यहाँ से मिल जाती है। बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि आपके जो प्रोजेक्ट्स आपको मिलता है उसमें आपको चेक करना होता है PHP का वर्जन कौन सा यूज़ कर रहे हैं। तो आप यहाँ से भी पता लगा सकते हैं कि आप सिंपल आप जो भी आपकी वेबसाइट है /phpinfo.php टाइप करेंगे तो वो आपको मिल जाएगा। तो चलिए, हमने सर्वर तो देख लिया। अब हमारा नेक्स्ट काम है, हमने वर्डप्रेस को कैसे रन करना है। तो इसके लिए लोकली हम सेट कर रहे हैं हर चीज़ को। हम एक लोकल मशीन है हमारी, अब हम उस पर वर्डप्रेस को रन करना सीखते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने वर्डप्रेस को डाउनलोड कर लेना है, वर्डप्रेस डाउनलोड। और ये वर्डप्रेस आपने डाउनलोड करना है wordpress.org से। यहाँ से जाके हम वर्डप्रेस डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड वर्डप्रेस, सेव कर लेते हैं। आप इसको कहीं किसी भी लोकेशन पे आप सेव कर लीजिएगा। एक्चुअली ये मैंने पहले भी डाउनलोड किया हुआ है तो मैं फिर इसको कर लेता हूँ। ये वर्डप्रेस डाउनलोड हो रहा है और इसके बाद हम इसकी लोकेशन ओपन कर लेते हैं। ओके, ये डाउनलोड हो चुका है, आपने इसको ओपन कर लेना है। ये यहाँ पे हुआ है, इसको मैं जस्ट कॉपी कर रहा हूँ और आपने जो आपकी लोकेशन है XAMPP htdocs, यहाँ पे आप आके इसको आपने पेस्ट कर देना है। इसके बाद इसको आप रीनेम कर सकते हैं। मैं सिंपल WP नेम दे देता हूँ। इसको एक्सट्रैक्ट कर देना है, इसी लोकेशन पे आपको इसको एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपने इसके फोल्डर में जाना है WP में, और आप जितनी भी फाइल्स हैं आपने ये कॉपी कर लेनी है, इनको पेरेंट में मूव कर देना है। एक्चुअली ये फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर होता है जब आप जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो मैं नॉर्मली इसको पेरेंट में मूव कर देता हूँ। तो आपने पेस्ट कर देनी है सारी फाइल्स। ये फाइल्स आपकी यहाँ पे आ जाएंगी। तो उसके बाद हम वर्डप्रेस को हम कैसे एक इंस्टॉल कर सकते हैं हम वो सीखेंगे
कि हमने जो डेटाबेस क्रिएट किया था हमने उसको कैसे इससे कनेक्ट करना है। तो ये हम वर्डप्रेस को लोकल सर्वर पे सेटअप करना सीख रहे हैं। आपने बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों को समझना कि आपका सर्वर कैसे रन होता है। ये देखें, अभी हमने सबसे पहले जो टेस्ट प्रोजेक्ट क्रिएट किया था वो भी हमारा टेस्ट htdocs में था, और हमारा जो वर्डप्रेस हम कर रहे हैं इंस्टॉल वो भी हम वर्डप्रेस को डाउनलोड करके हमारे htdocs में ही रखा हुआ है। तो हम यहीं से इसको रन करेंगे। ये जस्ट हमारी फाइल्स कॉपी हो जाएं तो हम इसको नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। Okay, it's close to end. I don't know why it's this slow. Okay, it's done. आपने वर्डप्रेस का फोल्डर आप डिलीट कर सकते हैं अब। ओके, अब हमारा ये htdocs में wp के नेम से है, तो हम क्या करेंगे, स्लैश हम अब टाइप करेंगे wp। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा, फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन विजिट देगा आपको कि वर्डप्रेस आपने कैसे इंस्टॉल करना है। आपने जब किसी सर्वर लाइव सर्वर पे भी इंस्टॉल करना है तो आप ऐसे ही उसमें एक फोल्डर होता है आपके, जब आपको होस्टिंग प्रोवाइडर्स होते हैं पब्लिक HTML, उसके अंदर ही आपका ये रन होता है। जैसे हमारा यहाँ पे htdocs है, वहाँ पे आपके फोल्डर है पब्लिक HTML, आपने उसमें इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन कुछ अभी जो cPanels हैं उसमें वन क्लिक टू इंस्टॉल भी होता है, वो भी ईजी है। तो हम यहाँ पे से सेट करना सीखते हैं। आपने यहाँ से लैंग्वेज सेट कर लेनी है कोई भी आपकी, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यू कर देना है आपने। यहाँ पे वो आपसे डेटाबेस का नेम पूछेगा, डेटाबेस का यूज़र नेम, पासवर्ड, और डेटाबेस का जो होस्ट है वो कौन सा है, लोकल होस्ट, टेबल प्रीफिक्स। ये अभी हम करते हैं तो हम देखते हैं क्या चीज़ें हैं। डेटाबेस का नेम हमने वहाँ पे अभी पहले ही क्रिएट किया है, वो आप देख सकते हैं। अभी हमने क्रिएट किया था स्टार्ट में, तो उसका नेम हमने रखा हुआ था ये WP। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको नेम दे देते हैं WP। जो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम होता है डेटाबेस के लिए वो होता है रूट, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, हमने कोई भी क्रिएट नहीं किया। उसके बाद पासवर्ड एम्प्टी होता है, पासवर्ड में कुछ भी नहीं होता, ये एम्प्टी स्ट्रिंग होती है। उसके बाद डेटाबेस का होस्ट आपने चेंज नहीं करना, ये लोकल होस्ट होता है, इसे आपने कुछ भी नहीं करना। टेबल प्रीफिक्स क्या होता है, वर्डप्रेस कुछ टेबल क्रिएट करता है इन ऑर्डर टू सेव पोस्ट इन टेबल। तो ये टेबल का नेम से पहले वो WP या कुछ भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। मैं इसे लेट सपोज लेट कर देता हूँ, तो कुछ भी आप यहाँ से इसको रख सकते हैं। ये एक्चुअली ये प्रीफिक्स करता है उन टेबल्स को। तो आप उसके बाद इसके सबमिट कर दें। ऑल राइट, एवरीथिंग इज ओके। तो हम अब इंस्टॉलेशन ये रन करेगा, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ओके, हो चुकी है। उसके बाद आपने टाइटल देना है, मैं टेस्ट दे रहा हूँ, यूज़र नेम एडमिन, ये वर्डप्रेस को लॉग इन करने के लिए इंफॉर्मेशन जो हमें चाहिए होती है ये वो है। मैं यहाँ पे भी एडमिन दे रहा हूँ। उसके बाद कंफर्म वीक पासवर्ड, कोई भी आप ईमेल दे दें, मैं अपनी लगा रहा हूँ लिंक टू मैर, ये लोकल पे है, इट्स ओके। सर्च इंजन विजिबिलिटी, जब आप पहली दफ़ा वेबसाइट सेट करते हैं तो अगर आप लाइव सर्वर पे हैं तो आपने अभी चेंजेस करनी होती हैं, तो आपने इसको चेक कर देना है। ये अब जब एडमिन पैनल में जाके इसको दोबारा आप अनचेक कर सकते हैं। तो इसका ये क्या होता है कि आपके अभी आप डेवलपमेंट में होते हैं तो आपके कुछ पेजेस जो हैं वो गूगल इंडेक्स कर लेता है, तो उसको हम ये उसकी बोर्ड्स को हम यहाँ से एक्चुअली ब्लॉक कर रहे हैं कि वो इसको किसी भी पेज को भी इंडेक्स ना करे। वी आर इन डेवलपमेंट वॉर्मिट। ओके, इंस्टॉल कर लें वर्डप्रेस। इट्स रनिंग। ओके, ये इंस्टॉल हो चुका है। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि इसने डेटाबेस में कौन से टेबल क्रिएट किए हैं। तो आपने इसमें चला जाना है, आपने WP इसमें आना है। तो हमने कोई टेबल इसमें क्रिएट नहीं किया था, हमने वर्डप्रेस को सिर्फ WP डेटाबेस का नेम दिया था, तो उसने इसमें ये टेबल क्रिएट कर दिए हैं। वो
ये वो प्रीफिक्स था जो वो स्टार्ट में सभी टेबल्स में देता है। तो ये टेबल्स हैं जो वर्डप्रेस बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट करता है। हम खुद भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ इसके डिफ़ॉल्ट टेबल्स कुछ हैं वो हम देख लेते हैं। WP जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कमेंट्स, जितने भी आपकी वेबसाइट पे कमेंट्स हैं वो इसमें सेव होते हैं। कमेंट्स का मेटा यूज़र नेम, ये उसका डाटा जो होता है वो एक्स्ट्रा वो इसमें आता है। जो पोस्ट हैं वो सारी आपकी इसमें आती हैं। ये कुछ टेबल्स हम अभी जब नेक्स्ट मूव करेंगे तो हम इनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम फर्स्ट पे इसको लॉगिन करके देखते हैं। एक्चुअली तो ये हमारा एडमिन था दोनों ही लॉगिन के वक्त, तो इसको लॉगिन कर लेते हैं। ओके, लॉगिन करने के बाद हमारे पास ये एक डैशबोर्ड ओपन हो जाता है जो वर्डप्रेस का बैक एडमिन पैनल है। इसमें से सारी चीज़ें आप हैंडल करते हैं, पोस्ट, मीडिया, हर चीज़। तो सबसे पहले इसका ये होम का है। पोस्ट जितनी भी आपने क्रिएट करनी है वो आप यहाँ से, आप कोई भी पोस्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से आके पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद ये लाइब्रेरी है। मीडिया जितनी भी आपकी वीडियोस, ऑडियो, इमेजेस हैं वो मीडिया में आएंगी। पेजेस अगर आपने क्रिएट करनी है तो आप यहाँ से करेंगे। यहाँ पे कमेंट्स शो होते हैं। अपीयरेंस में जाएंगे तो आपको ये कुछ ऑप्शंस मिलती हैं, थीम्स, कस्टमाइज, विजेट्स, ये प्लगइन्स जो आप इंस्टॉल करते हैं। तो हम अपीयरेंस में जाकर थीम्स को देखते हैं। यहाँ पे 3 थीम्स पड़ी हुई हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन के साथ आती हैं। तो अभी हमने सिर्फ ये सारा देख लिया, हम इसका एक्चुअली फ्रंट एंड भी देख लेते हैं। अब आपने विजिट साइट करनी है और ये हमारे पास अभी इसकी लुक आ रही है। जो बाय डिफ़ॉल्ट थीम इंस्टॉल है, एक्टिव है, वो है 2020। अब हमारा एक्चुअली क्या है, हम करने जा रहे हैं वर्डप्रेस को स्क्रैच से, थीम डेवलपमेंट स्क्रैच से सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने जाना है हमारे फोल्डर के स्ट्रक्चर को समझने कि ये एक्चुअली वर्डप्रेस वर्क कैसे करता है, किसका फोल्डर स्ट्रक्चर क्या है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ अपने HV डॉक्स में, इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे काफ़ी सारे 3 फोल्डर हैं और काफ़ी सारी फाइल्स हैं। तो इन फाइल्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे WP एडमिन, जो भी आपका एडमिन में है, ये सारी चीज़ ये WP एडमिन में है। इसको हमने बिल्कुल नहीं हाथ लगाना, ये एडमिन के से रिलेटेड है सारी चीज़ें। इसमें हमारा एज ए डेवलपर कोई काम नहीं है। सेकंड, WP इंक्लूड्स में वर्डप्रेस की कोर फाइल्स हैं जो उसके सिस्टम को रन करने के लिए, हमने इसको भी नहीं हाथ लगाना। WP इंक्लूड्स और WP एडमिन में हमारा कोई काम नहीं है। इसके अलावा इन फाइल्स को भी हमने नहीं छेड़ना। इसमें सिर्फ एक फाइल को हम डिस्कस करेंगे, WP config को, और एक फाइल है .htxs को। तो सबसे पहले हम इसे ओपन कर लेते हैं, इसी को हमारे कोड एडिटर में जो VS कोड है, तो हम इसको उसमें ओपन करके वहाँ पे हम इसको डिस्कस करते हैं। तो एक्चुअली हमने यहाँ पे आ गए। उसके बाद आपने WP एडमिन को कुछ नहीं करना, WP इंक्लूड्स को नहीं करना। एक फाइल है .htxs, ये वो फाइल्स है वर्डप्रेस जिसको अपने परमालिंक्स और रीडायरेक्शन के लिए यूज़ करता है। कि वर्डप्रेस ने अगर किसी URL को कहीं दूसरी साइट पे, हमने किसी दूसरी URL पे रीडायरेक्ट करना हो तो हम यहाँ पे करते हैं, और वर्डप्रेस अपने परमालिंक का स्ट्रक्चर भी यहीं पे मॉडिफाई करता है। तो हमें इसको नहीं छेड़ना, इस मॉड्यूल को बिल्कुल नहीं छेड़ना। अगर आपको नहीं पता कि आप क्या कर रहे हैं तो आपने इसको, इतने को बिल्कुल नहीं छेड़ना आपने। हम इसमें चेंजेस करेंगे अपनी ज़रूरत के मुताबिक, वो अगर आपको उसका नॉलेज है कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक आपकी साइट टोटली डाउन कर देगी। ओके, इस फाइल के बाद आपने एक और फाइल हमने देखनी है, WP config एक्चुअली वो फाइल है जिसमें आपका डेटाबेस से रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन होती है। जो हमने एट इंस्टॉलेशन टाइम दी है वही यहाँ पे सेव होती है। इसके अलावा ये कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं जो हमने डिस्कस करने हैं, लेकिन अभी सिर्फ ये फाइल आपके ज़्यादातर डेटाबेस के काम के लिए है। कुछ हम यहाँ पे कॉन्स्टेंट सेट करते हैं अपने डेवलपमेंट के लिए, तो वो हम आगे जाके देखेंगे। तो हम अब फोल्डर देखते हैं WP कंटेंट। एज ए डेवलपर हमारा सारा काम WP कंटेंट में होगा। तो WP कंटेंट में 3 फोल्डर्स हैं, एक प्लगइन्स, थीम्स और अपलोड्स।
जो अपलोड्स है इसमें आपकी सारी अपलोड्स आती हैं मीडिया की, जिसमें इमेजेस, वीडियोस, ऑडियोज, वो आपकी सारी अपलोड्स में आती हैं। अभी तक हमने कुछ भी अपलोड नहीं किया तो ये बिल्कुल एम्प्टी है। उसके बाद प्लगइन्स हैं। प्लगइन्स में जितने भी आप प्लगइन इंस्टॉल करेंगे वो आपके प्लगइन्स की फोल्डर में आएंगे। आप यहाँ से इनको कोई भी आपका कंप्रेस प्लगइन आप यहाँ पे इसको लाके अनकम्प्रेस करके इंस्टॉल कर सकते हैं। बाजू का प्लगइन्स कुछ बहुत एमबीज उसके साइज़ बड़ा होता है तो वो एक्चुअली वहाँ से इंस्टॉलेशन उसकी नहीं होती, वो वहाँ से भी हम करना सीखेंगे हम कैसे कर सकते हैं। तो हम उसको यहाँ पे सर्वर में डायरेक्ट आप पेस्ट कर दें और उसके बाद उसको वहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट एक प्लगइन इंस्टॉल है एक्सीमिट, आपने इसको देख लेना है। और उसके बाद एक थीम्स में अगर हम बात करें तो थीम्स में अभी हम थीम वहाँ पर थी हमारी, उसमें जो हमने देखी हैं ये 3 फाइल्स हमारे पास इंस्टॉलेशन में है। और अभी हमारे पास ये 3 थीम्स यहाँ पे पड़ी हुई हैं, ये फोल्डर्स होती हैं। तो यहाँ पर हमारा काम है मेन कि हमने थीम क्रिएट यहाँ पे करना है। तो सबसे पहले तो मैं ये सिर्फ ये WP कंटेंट और थीम्स वाले फोल्डर में क्योंकि हमें काम करना है तो मैं सिर्फ इसी को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आपने क्या करना है, सिर्फ ये फोल्डर हम सेलेक्ट कर लेते हैं थीम्स वाला और इसको हम ओपन कर लेते हैं। ओके, इसको ओपन करने के बाद हमने सीखना है कि हम थीम को स्क्रैच से कैसे बनाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है जो आपको अभी हमेशा ये चीज़ें याद रखनी है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेना है। मैं इसको फोल्डर का नेम दे रहा हूँ theme1। वर्डप्रेस को इस फोल्डर को एज ए थीम रिकॉग्नाइज करने के लिए 2 फाइल्स की ज़रूरत होती है। किसी भी थीम को क्रिएट करने के लिए सिर्फ हमें 2 फाइल्स की ज़रूरत है। फर्स्ट फाइल होती है style.css और सेकंड फाइल है हमारे पास index.php। इन 2 फाइल्स का होना एक थीम में बहुत ज़रूरी है, वरना आपका थीम वर्क नहीं करेगा। style.css को हम डिस्कस करते हैं। तो style.css में कुछ वर्डप्रेस को रिकॉग्नाइज करने के लिए कि ये थीम है, हमें कुछ हेडर्स चाहिए होता है। तो वो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं ब्राउज़र में, टाइप करते हैं वर्डप्रेस style.css। ये फर्स्ट लिंक आपने ओपन कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि ये वाला बेसिक स्ट्रक्चर ये आपने कॉपी कर लेना है। जस्ट इतना इसको कॉपी कर लेना है, यहाँ पे वापस आना है, इसको पेस्ट कर दें। अब हम इसको समझते हैं ये क्या है। ये PHP के कमेंट्स में थोड़ा सा ये कमेंट ही है, इसमें हमें थीम का नेम देना है। यहाँ पे तो मैंने दिया है theme1। आपने फोल्डर का नेम और थीम का नेम सेम रखना है। आप ट्राई कीजिएगा, ये एक अच्छी प्रैक्टिस है। वर्डप्रेस रिकमेंड करता है कि आपने फोल्डर का और आपने थीम का नेम सेम रखना है। इसके बाद आपकी थीम URI यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर कि आपकी थीम किस URL पे पड़ी हुई है। तो अभी हम एक्चुअली हमारी वर्डप्रेस की रिपोजिटरी पे तो नहीं है, हम यहाँ पे एज ए डमी दे देते हैं कि ये थीम हमारी पड़ी हुई है इस लोकेशन पे, theme1। इसके बाद ऑथर का नेम आपने देना है। द वर्डप्रेस टीम है, यहाँ पे आप अपना नेम देंगे। एज अगर आप क्रिएट कर रहे हैं तो आप एज ए ऑथर आप हैं तो आपने वो सेट करना है। आपने अपनी कोई साइट का है लिंक तो वो आपने यहाँ पे देना है। मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कोड, लेट्स सपोज हम कोड लिख दे देते हैं। ओके, उसके बाद आपने ये यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखनी है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। मैं लिख रहा हूँ theme1। ओके, theme1 ब्ला ब्ला, आप जो मर्जी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका थीम का वर्जन है, आपने वर्जन हमारा 1.0 फर्स्ट वर्जन है तो हम इसको ऐसे ही छोड़ रहे हैं। लाइसेंस जनरल पब्लिक लाइसेंस है। अगर आप ओपन सोर्स करना चाह रहे हैं थीम को, वर्डप्रेस रिपोजिटरी में रखना चाह रहे हैं, अगर आपने थीम फॉरेस्ट के लिए बना रहे हैं तो आपने थीम फॉरेस्ट की गाइडलाइंस पढ़नी है, उसके लाइसेंस को आपने यहाँ पे लगाना है। टेक्स्ट डोमेन आपने theme1 रखना है, जो आपकी थीम का नेम है आपने वो यहाँ पे रख देना है। टैग्स आप देख सकते हैं, कुछ भी चीज़ें यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से मैं रिमूव कर रहा हूँ टैग्स को। ओके, अब यही सिर्फ 2 चीज़ें थी जो
एक तो 2 फाइल्स क्रिएट करना है आपके थीम में, एक index.php, एक style.css। और इस style.css को आपने ये हेडर देना है। तो अब हम चेक करते हैं हमारे एडमिन पैनल में जाके कि हमारा थीम शो हुआ है। ओके, हमारे पास यहाँ पे एक थीम 1 आ गया है, लेकिन ये ब्लैंक है, यहाँ पे हमने इमेज नहीं रखी हुई। तो इमेज आप यहाँ पे हम नेक्स्ट लेक्चर में हम इमेज का भी देखेंगे कि हमने इसको कैसे करना है। ये हमारा थीम यहाँ पे शो हो चुका है। अब मैं थोड़ा सा इन चीज़ों को दोबारा आपने देख लेना है। थीम्स के फोल्डर में आपने एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी है थीम के नेम से। उसमें 2 फाइल्स बहुत ज़रूरी हैं, index.php, style.css। ठीक है, इन फाइल्स को होना बहुत ज़रूरी है कि आप वर्डप्रेस इसको एज ए थीम रिकॉग्नाइज करें। और इस हेडर का सबसे इम्पोर्टेंट ये हेडर है, वर्डप्रेस को पता चले कि ये मेरा एक थीम है जो हमने क्रिएट किया है। ठीक है, अभी हम उसको देख लेते हैं एक्टिवेट करके। इसमें कुछ भी नहीं है, तो ये जस्ट एक्टिव तो हो जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल ब्लैंक यहाँ पे आपके पास जब आप साइट को विजिट करेंगे ये ब्लैंक होगा। एज ए टेस्ट हम इसको कर सकते हैं। अभी आप इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम टेस्ट के लिए index.php में ये मेरे पास एक VS कोड में एमिट का प्लगइन है जो बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होता है। पहले सिर्फ HTML टाइप करें तो ये एक पूरा बॉयलर पे क्रिएट कर देता है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं टेस्ट। सो हम इसको अब टेस्ट करते हैं यहाँ पे जाके, तो ये हमारे पास अब थीम वर्क कर रहा है। तो कंग्रेचुलेशंस। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इस थीम को नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।